नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और इसी तरह की मोटिवेशनल, इमोशनल, इंस्पिरेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहें। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। रात गहराने लगी थी और श्याम अभी खेतों से लौटा ही था कि पंचायत के कारिंदे ने आकर आवाज लगाई, श्याम, अभी पंचायत बैठ रही है, तुझे जितेंद्र जी ने बुलाया है। अचानक क्या हो गया? पंचायत क्यों बैठ रही है? इस बारे में कारिंदे को कुछ पता नहीं था। श्याम ने जल्दी जल्दी बैलों को चारा पानी दिया, हाथ मुंह धोए, बदन पर चादर लपेटी और जूतियां पहनकर चल दिया। इस बात को 2-3 घंटे बीत गए थे। अपने पापा को बार बार याद करते हुए सुशी सो गई थी। खाट पर सुशी की बगल में बैठी भारती बेताबी से श्याम के आने का इंतजार कर रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो भारती ने सांकल खोल दी। थके कदमों से श्याम घर में दाखिल हुआ। भारती ने दरवाजे की सांकल चढ़ाई और एक ही सांस में श्याम से कई सवाल कर डाले। क्या हुआ? क्यों बैठी थी पंचायत? क्यों बुलाया था तुम्हें? मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, श्याम ने खाट पर बैठते हुए कहा। किस बात का डर? भारती ने परेशान लहजे में पूछा। श्याम ने बुझी हुई नजरों से भारती की ओर देखा और बोला, पेमा झगड़ा लेने आ गया है। मंगलगढ़ के खतरनाक गुंडे लाखा के गैंग के साथ वह बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। उसने 50,000 रुपए के झगड़े का पैगाम भेजा है। लगता है वो मुझे यहाँ भी चैन से नहीं रहने देगा। अगर मैं डूब मरती तो अच्छा होता। बोलते हुए भारती रोनासी हो उठी। उसने खाट पर सोई सुशी को गले लगा लिया। श्याम ने भारती के माथे पर हाथ रखा और कहा, नहीं भारती, ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर हमारे गांव की पंचायत ने क्या फैसला किया? क्या कहा जितेंद्र जी ने? भारती ने पूछा। सच का साथ कौन देता है आजकल? हमारी पंचायत भी उन्हीं के साथ है। जितेंद्र जी कहते हैं कि पेमा का झगड़ा लेने का हक तो बनता है। उन्होंने मुझसे कहा कि या तो तू झगड़े की रकम चुका दे या फिर भारती को पेमा को सौंप दे। लेकिन इतना कहते कहते श्याम रुक गया। मैं तैयार हूँ श्याम, मेरी वजह से तुम क्यों मुसीबत में फंसो? भारती ने कहा। नहीं भारती, तुम्हें छोड़ने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। रुपयों के लिए अपने प्यार की बलि कभी नहीं दूंगा मैं। तो फिर क्या करोगे? 50,000 रुपए कहाँ से लाओगे? भारती ने पूछा। मैं अपना खेत बेच दूंगा, श्याम ने सपाट लहजे में कहा। खेत बेच दोगे तो खाओगे क्या? खेत ही तो हमारी रोजी रोटी है। वो भी छिन गई तो फिर हम क्या करेंगे? भारती ने तड़प कर कहा। ये सुनकर श्याम मुस्कुराया और प्यार से भारती की आंखों में देखकर बोला, तुम मेरे साथ हो भारती तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करूँगा, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। आओ खाना खाएं, मुझे जोरों की भूख लगी है। भारती उठी और खाना परोसने लगी। दोनों ने मिलकर खाना खाया, फिर चुपचाप बिस्तर बिछाकर लेट गए। दिन भर के थके हारे श्याम को थोड़ी ही देर में नींद आ गई, लेकिन भारती को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर बेचैन पड़ी रही। लेटे लेटे वो ख्यालों में खो गई। तकरीबन 5 साल पहले भारती इस गांव से विदा हुई थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उन्होंने उसे लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी शादी मंगलगढ़ के पेमा के साथ धूमधाम से की गई थी। भारती के माता पिता ने उसके लिए अच्छा घर परिवार देखा था ताकि वो सुखी रहे, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी सारी खुशियां ढेर हो गई थी, क्योंकि पेमा का चाल चलन ठीक नहीं था। वो शराबी और जुआरी था। शराब और जुए को लेकर आए दिन दोनों में झगड़ा होने लगा था। पेमा रात को दारू पीकर घर लौटता और भारती को मारता पीटता व गालियां बकता था। 1 साल बाद जब सुशी पैदा हुई तो भारती ने सोचा कि पेमा अब सुधर जाएगा, लेकिन न तो पेमा ने दारू पीना छोड़ा और न ही जुआ खेलना। पेमा अपने पुरखों की जमीन जायदाद को दांव पर लगाने लगा। जब कभी भारती इस बात की खिलाफत करती तो वो उसे मारने दौड़ता। इसी तरह 3 साल बीत गए। इस बीच भारती ने बहुत दुख झेले। पति के साथ कुदरत की मार ने भी उसे तोड़ दिया। इधर भारती के माँ बाप गुजर गए और उधर पेमा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। घर में खाने के लाले पड़ने लगे। सुशी को बगल में दबाए भारती खेतों में मजदूरी करने लगी, लेकिन मौका पाकर वो उसकी मेहनत की कमाई भी छीन ले जाता। वो आंसू बहाती रह जाती। एक रात नशे की हालत में पेमा अपने साथ 4 आवारा गुंडों को लेकर घर आया और भारती को उनके साथ रात बिताने के लिए कहने लगा। ये सुनकर उसका पारा चढ़ गया। नफरत और गुस्से में वो फुफकार उठी और उसने पेमा के मुंह पर थूक दिया। पेमा गुस्से से आग बबूला हो उठा। लाते मार मार कर उसने भारती को दरवाजे के बाहर फेंक दिया।
रोती हुई बच्ची को भारती ने कलेजे से लगाया और चल पड़ी। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था, न माँ बाप न कोई भाई बहन। वो जाती थी तो कहाँ जाती। अचानक उसे श्याम की याद आ गई। बचपन से ही श्याम उसे चाहता था, लेकिन कभी जाहिर नहीं होने दिया था। वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला था। श्याम का प्यार इतना सच्चा था कि वो किसी दूसरी औरत को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता था। बरसों बाद भी जब वो बुरी हालत में सुशी को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंची तो उसने हंसकर उसके साथ पेमा की बेटी को भी अपना लिया था। दूसरी तरफ पेमा ऐसा दरिंदा था जिसने उसे आधी रात में ही घर से बाहर निकाल दिया था। औरत को वो पैरों की जूती समझता था, आज वो उसकी कीमत वसूलना चाहता है। कितनी हैरत की बात है कि जुल्म करने वाले के साथ पूरी दुनिया है और एक मजबूर औरत को पनाह देने वाले के साथ कोई नहीं है। बीते दिनों के ख्यालों से भारती की आंखें भर आईं। यादों में डूबी भारती ने करवट बदली और गहरी नींद में सोए हुए श्याम के नजदीक सरक गई। अपना सिर उसने श्याम की बाह पर रख दिया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन सुबह होते ही फिर पंचायत बैठ गई। चौपाल पर पूरा गांव जमा हो गया। सामने ऊंचे आसन पर गांव के मुखिया जितेंद्र जी बैठे थे। उनके इर्द गिर्द दूसरे पंच भी अपना आसन जमाए बैठे थे। मुखिया के सामने श्याम सिर झुकाए खड़ा था। पंचायत की कार्यवाही शुरू करते हुए मुखिया जितेंद्र जी ने कहा, बोल श्याम, अपनी सफाई में तो क्या कहना चाहता है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है मुखिया जी, मैंने ठुकराई हुई एक मजबूर औरत को पनाह दी है। ये सुनकर एक पंच खड़ा हुआ और चिल्ला कर बोला, तूने पेमा की औरत को अपने घर में रख लिया है श्याम, तुझे झगड़ा देना ही पड़ेगा। हाँ श्याम, ये हमारा रिवाज है, हमारे समाज का नियम भी है, मैं समाज के नियमों को नहीं तोड़ सकता। जितेंद्र जी की ऊंची आवाज गूंजी तो सभा में सन्नाटा छा गया। अचानक भारती भरी चौपाल में आए और बोली, बड़े फक की बात है मुखिया जी कि आप समाज का नियम नहीं तोड़ सकते, लेकिन एक सीधे साधे व सच्चे इंसान को तोड़ सकते हैं। आप सब लोग उसी की तरफदारी कर रहे हैं जो मुझे बाजार में बेच देना चाहता है, जिसने मुझे और अपनी मासूम बच्ची को आधी रात को घर से धक्के देकर भगा दिया था, और वो दरिंदा आज मेरी कीमत वसूल करने आ खड़ा हुआ है। ले लीजिए हमारा खेत, छीन लीजिए हमारा सब कुछ, भर दीजिए उस भेड़े की झोली। इतना कहते कहते भारती जमीन पर बेसुध होकर लुढ़क गई। सभा में खामोशी छा गई, सभी की नजरें झुक गईं। अचानक जितेंद्र जी अपने आसन से उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। भारती के नजदीक आकर वो ठहर गए। उन्होंने भारती को उठाकर अपने गले लगा लिया। दूसरे ही पल उनकी आवाज गूंज उठी, सब लोग अपने अपने हथियार लेकर आ जाओ, आज हमारी बेटी पर मुसीबत आई है। लाखा को खबर कर दो कि वो तैयार हो जाए, हम आ रहे हैं। जितेंद्र जी का आदेश पाकर नौजवान दौड़ पड़े। देखते ही देखते चौपाल पर हथियारों से लैस सैकड़ों लोग जमा हो गए। किसी के हाथ में बंदूक थी तो किसी के हाथ में बल्लम, कुछ के हाथों में तलवारें भी थीं। जितेंद्र जी ने बंदूक उठाई और हवा में एक फायर कर दिया। बंदूक के धमाके से आसमान गूंज उठा। दूसरे ही पल जितेंद्र जी के साथ सभी लोग लाखा के डेरे की ओर बढ़ गए। शराब के नशे में धुत लाखा व उसके साथियों को जब ये खबर मिली कि दलबल के साथ जितेंद्र जी लड़ने आ रहे हैं तो सबका नशा काफूर हो गया। सैकड़ों लोगों को अपनी ओर आते देख वे कांप गए। तलवारों की चमक व गोलियों की गूंज सुनकर उनके दिल दहल उठे। यह नजारा देख पेमा के तो होश ही उड़ गए। लाखा के एक इशारे पर उसके सभी साथियों ने अपने अपने हथियार उठाए और भाग खड़े हुए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।